अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैमोग्राफी। मैमोग्राफी बेसिकली एक एक्सरे की टेक्निक है जिसमें हम ब्रेस्ट की को डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी और डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। ठीक है, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो है ये सिंपली ऐसे पर्सन पे की जाती है या ऐसे पेशेंट पे की जाती है जो अनसिम्प्टोमेटिक हो, जिसमें कोई भी सिम्टम्स ना हो। ठीक है, इसके अंदर जो है कोई भी स्मॉल से स्मॉल पॉइंट हो, कोई भी अबनॉर्मेलिटी हो तो हम इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। अनसिम्प्टोमेटिक वुमेन में भी कोई भी हल्की सी भी कोई सिम्टम्स आती हैं या किसी को डाउट होता है कि ब्रेस्ट में कोई इशू है तो हम फर्स्टली जो रिकमेंड करते हैं वो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी होती है। जो कि एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जो है वो 35 ईयर ओल्ड वुमेन के बाद जो भी एज होती है उसमें कंपलसरी कर दी जाती है कि मोर देन 35 ईयर ओल्ड जो भी वुमेन होगी वो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एवरी ईयर जरूर करवाएगी। ठीक है, ताकि उसमें अगर कोई भी ब्रेस्ट का इशू है तो वो वहाँ से देखा जा सके। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और मोस्टली पेशेंट्स में हो जाता है। ठीक है, जो हमारी स्क्रीनिंग मैमोग्राफी है इसमें 2 टाइप ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, एक है क्रैनियोकॉइडल व्यू, सीसी व्यू हम बोलते हैं इसको। दूसरा है मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू। ठीक है, MLO व्यू। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रा किया है, ये देखें। ये फॉर एग्जांपल दिस इज अ वुमेन और इसको अगर हम ओब्लिक व्यू में देखें तो ओब्लिक व्यू किस तरह होगा। फर्स्ट हम सीसी व्यू देखते हैं। सीसी व्यू में ऐसा होगा कि यहाँ पे ऊपर टॉप पे एक प्लेट लगाएंगे और एक डाउन स्ट्रीम में प्लेट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो ब्रेस्ट है उसको कंप्लीटली कंप्रेस कर देंगे। जब उसको कंप्रेस कर देंगे, इसके कंप्रेशन से क्या होगा कि जो टिश्यूज हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसका टॉप से और डाउन स्ट्रीम से एक्सरे परफॉर्म करते हैं और ब्रेस्ट के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटीज हों या नॉर्मल हो तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम ये जो है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी का क्रेनियोकॉइडल व्यू देखते हैं। ठीक है, सेकंड है मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू। मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू कैसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये अदर साइड पे यहाँ पे ब्रेस्ट ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, इसका ओब्लिक व्यू कैसे होगा, मीडियोलेटरल। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक प्लेट लगानी है वो यहाँ पे लगेगी ऐसे। ठीक है, और सेकंड जो है आपको जो कंप्रेशन के लिए प्लेट लगानी है वो यहाँ पे एंटीरियर साइड पे ओब्लिक व्यू में लगेगी। ठीक है, और इसको कंप्रेस कर लेंगे। इसके कंप्रेस करने के बाद इसका जो है हम एक्सरे परफॉर्म करेंगे और एक्सरे परफॉर्म करने से हमें क्या पता चलेगा, ये जो ब्रेस्ट है ये कंप्रेस होने से एक्सपेंड बहुत ज़्यादा टिश्यूज क्लोज आ जाएंगे और ये फैल जाएगा और उसके बाद एक्सरे हम परफॉर्म कर लेंगे जिससे हम इसका सेकेंड व्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, देन इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी। डायग्नोस्टिक मैमोग्राफी बेसिकली तब परफॉर्म की जाती है जब स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में अगर कोई भी हमें एबनॉर्मलिटी नजर आए या हम उसको कंप्लीटली ना देख पा रहे हों या डायग्नोज ना कर पा रहे हों तो उसके बाद हम डायग्नोस्टिक जो है मैमोग्राफी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ मैमोग्राफी क्या है, मैमोग्राफी को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है पेशेंट को कि हम आपके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा या वो अपनी प्रॉपर पोजीशन नहीं दिखा पाएगा या प्रॉपर पोजीशन में नहीं आ पाएगा जब तक पेशेंट को नहीं पता कि हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। तो फर्स्टली जो है मैमोग्राफी हो या कोई भी टेक्निक हो या कोई भी रेडियोलॉजिकल टर्म हो, कोई भी रेडियोलॉजिकल टेक्निक हो, तो उसमें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है इसमें पोजीशनिंग सेट करते हैं। पोजीशनिंग में क्या होगा कि पोजीशन इस तरह रखते हैं कि ब्रेस्ट जो है कंप्लीटली उसको डायग्नोज कर सकें। ठीक है, उसके बाद जो फॉरेन बॉडीज होती हैं लाइक एज मैंने यहाँ पे बताया कि ये 2 कंप्रेशन के लिए 2 प्लेट्स लगाई जाती हैं, तो इन प्लेट्स के दरमियान जो फॉरेन बॉडीज होती हैं फर्स्टली उनको रिमूव कर दिया जाता है ताकि हम जब एक्सरे परफॉर्म करें तो वो जो फॉरेन बॉडीज हैं वो यहाँ पे इसके अंदर शो ना हो जाए, या एक्सरे जब हम परफॉर्म करें तो ऐसा ना फील हो कि ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इवन दैट समटाइम ये हो सकता है कि इस प्लेट के ऊपर कुछ ऐसा था जो आपने यहाँ पे ब्रेस्ट के ऊपर साथ लगा दिया और जब मैमोग्राफी परफॉर्म की तो उसके बाद क्या हुआ कि वो एक्सरे में शो हो गए और आपको फील हुआ कि ब्रेस्ट के अंदर कोई चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए हम पोजीशनिंग इस तरह रखते हैं और उसके बाद जो बाहर की कोई भी चीज़ होती है जो कि फॉरेन बॉडी हम कहते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी करते हैं कंप्रेशन। जैसा कि मैंने बताया कि हम कंप्रेशन किस तरह करते हैं मीडियोलेटरल ओब्लिक व्यू के लिए और सीसी व्यू के लिए हम किस तरह कंप्रेशन करते हैं उस तरह आपने कंप्रेशन कर लेनी है। और कंप्रेशन करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि एक्सपोजर सेटिंग करनी है। एक्सपोजर सेटिंग का क्या मतलब है,
एक्सपोजर सेटिंग का मतलब ये है कि आपने रेडिएशन की क्वालिटी को सेट करना है, क्योंकि जो बिग ब्रेस्ट होते हैं उन पे रेडिएशन की क्वालिटी ज़्यादा चाहिए होगी और जो स्मॉल ब्रेस्ट होते हैं उन पे रेडिएशन की क्वांटिटी कम चाहिए होगी, ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन हम एक्सपोजर सेटिंग करते हैं और उसके बाद जो है हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होगा कि जो हर ब्रेस्ट है उसको अलग अलग करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ब्रेस्ट है तो इसको कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल ये प्लेट सुपीरियर और इन्फीरियर लगी हुई है तो इधर और इधर लगा के एक ही प्लेट से हम दोनों देख लें, नहीं ऐसा नहीं है। आपने मेमोग्राफी दोनों ब्रेस्ट्स पे अलग अलग परफॉर्म करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सरे इमेज लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगी, ठीक है। ये है तकरीबन जो मोस्टली स्टेप्स यूज होते हैं मेमोग्राफी के लिए, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ मेमोग्राफी या यूजेस ऑफ मेमोग्राफी के मेमोग्राफी कहाँ कहाँ मोस्टली यूज होती है। आपने सिंपल ओवरव्यू तो ले लिया कि जो है ब्रेस्ट को डायग्नोज करने के लिए यूज होती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या हैं या यूजेस मोस्टली क्या क्या हैं या हम किस स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसमें कोई भी ब्रेस्ट कैंसर हो, कैंसर में जो है हम यूज़ करते हैं मेमोग्राफी। देन इसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं इसको डायग्नोसिस के लिए जो कि लंपी ब्रेस्ट होता है, ठीक है। लंपी ब्रेस्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा हम जो इसका यूज़ है या इसको हम कह सकते हैं एडवांटेज है वो ये है कि जब हम एक्सरे परफॉर्म कर देते हैं तो उसके बाद इसमें कोई रेडिएशन नहीं होती, ठीक है। रेडिएशन नो रेडिएशन, तो हम इसको बेनिफिट के तौर पर ले लेते हैं कि फर्स्टली हम ब्रेस्ट कैंसर को ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं, लंपी ब्रेस्ट को ईजिली डायग्नोज कर सकते हैं और इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं होती जब हम एक्सरे परफॉर्म कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेनिफिट्स एंड यूजेस जो कि फ्यू इंपॉर्टेंट्स थे, ठीक है। देन हम मूव करते हैं रिस्क एंड लिमिटेशंस में कि इसमें कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं जब हम मेमोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्टली तो ये है कि मेमोग्राफी परफॉर्म करते हुए इसका जो फर्स्ट रिस्क है या फर्स्ट लिमिटेशन है, वो ये लिमिटेशन कह सकते हैं क्योंकि रिस्क तो नहीं है ये, लिमिटेशन ये है कि इसमें पेन होता है और पेशेंट जो है एंग्जाइटी फील करता है। तो एंग्जाइटी से बचने के लिए या एंग्जाइटी और पेन फील करता है, तो ये एक लिमिटेशन है मेमोग्राफी परफॉर्म करते हुए कि जब हम मेमोग्राफी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो पेशेंट को ये इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको फर्स्टली कोई भी टेक्निक हो, रेडियोलॉजिकल कोई भी टेक्निक हो, अगर आप वैसे डायग्नोज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द रेडियोलॉजिकल टेक्निक तो आपको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद जो है हम जो लिमिटेशन है इसमें फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव और या फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐसा पर्सन है जिसको कोई डिजीज़ नहीं है और जो हमारे लेबोरेटरी टेस्ट्स हैं या रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं तो वो बता रही हैं कि इसको कोई भी इशू है, ठीक है। तो ये जो है फॉल्स पॉजिटिव हो गया है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन को कोई भी इशू है लाइक कैंसर है, बट हमारी जो रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं वो बता रही हैं कि इसको कोई इशू नहीं है, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो ये फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव भी इसमें हो सकता है, ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। देन इसके अलावा जो है ये है कि ये जो मेमोग्राफी टेक्निक है ये 35 ईयर ओल्ड से कम जो वुमेन्स हैं वहाँ पे, वुमेन्स हैं या मेंस हैं, वहाँ पे जो है ग्रैंडुलर टिश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं इससे कम एज में। तो उसके लिए ये जो मेमोग्राफी टेक्निक है ये इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, बेनिफिट नहीं देती, ठीक है। और ये जो उससे कम होते हैं और ग्रैनुलर जो टिश्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हमारे रेडियो सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि रेडिएशन उसमें रेडिएशंस का होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि जो 35 ईयर ओल्ड से कम पेशेंट होते हैं उन पे मेमोग्राफी परफॉर्म ना करें, ठीक है। इसके अलावा जो है मेमोग्राफीज जो है वो डेंस टिश्यूज़ जो होते हैं यानी डेंस ब्रेस्ट होते हैं उन पे भी ईजिली परफॉर्म नहीं की जा सकती, ठीक है। और इसके अलावा जो हम देख सकते हैं कि इसकी एक एडिशनल लिमिटेशन ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी एक जो हम मेमोग्राफी है उसमें अगर कोई भी चीज़ पॉजिटिव शो हो रही है तो हमें कुछ और टेस्ट भी करवाने ज़रूरी होंगे, क्योंकि सिर्फ हम मेमोग्राफी की बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि उसको बायोप्सी उसको कैंसर है या कोई भी इशू है, सिर्फ और सिर्फ मेमोग्राफी की बेस पे नहीं कह सकते, क्योंकि मेमोग्राफी करने के बाद हमें कुछ एडिशनल टेस्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
इसके अलावा जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 2 टाइप ऑफ मेमोग्राफीज होती हैं। जो स्क्रीनिंग मेमोग्राफी होती है ये ऑल टाइप ऑफ कैंसर को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती, ठीक है। या ऐसा होता है कि जो ट्यूमर होते हैं ऑल टाइप्स के वो मेमोग्राफी से जो है क्योर्ड नहीं होते, ठीक है। सम टाइम हमें कुछ और टेस्ट्स या और टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है, हमारे पास ट्यूमर को या कैंसर्स को रिमूव करने के लिए मेमोग्राफी टेक्निक अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं मेमोग्राफी के रिलेटेड। ये बुक रेफरेंस है जनरल सर्जरी का अब्दुल वहाब डोकर ने लिखी है, तो ये वहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स लिए गए हैं। अगर आप इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूँ, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।